औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. This is our course of Advanced Geochemistry for the student of MS Chemistry with Organic Specialization. This is our second lecture. Here we will discuss about the nomenclature of the compound, those compounds which have stereo center and those compounds which are chiral. For chiral molecules, there are different notations, there are different nomenclatures such as DL, small d, capital D, small l, capital L, similarly R and S. These are the different notations which are used in the stereochemistry to know. Overview of this lecture is we will discuss about the optical activity, we will discuss about the polarimeter, we will discuss DL system, specific rotation, configurational isomers, introduction of RS nomenclature, CIP sequence rules, naming of stereoisomers, assigning probabilities, problem to solve. This is the overview of the lecture in which we will go through. Optical activity is the ability of a chiral molecule, to rotate the plane of plane polarized light. अब यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, what is the meaning of plane polarized light? जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी आम सी लाइट, उसकी बहुत सी डायरेक्शन होती हैं, लाइक दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, इसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। और इट हैज मैनी डायरेक्शन। जो सिंपल लाइट है, जो ऑर्डिनरी लाइट है, इसकी बहुत सी डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज नॉन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम नॉन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ऑप्टिकल जो एक्टिविटी होती है वो किसी भी कंपाउंड की जो कैरल हो इन नेचर, द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द ability of a molecule, ability of a chiral molecule to rotate the plane polarized light. अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन है लाइट की, वो अगर पोलराइज्ड नहीं है तो उसको हमें समझनी है कि रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। मीन्स जो डायरेक्शन है लाइट की, it must be polarized. That is why हम ये कह रहे हैं optical activity is the ability of a chiral molecule to rotate the plane of the plane polarized light measured using a polarimeter. अब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम आगे भी बताऊंगा विद डायग्राम कि हम पोलैरीमीटर इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए। What is plane polarized light? The light that has been passed through a Nicol prism. इस तरह का एक Nicol prism होता है। जब लाइट यहाँ से पास होती है, अब ये लाइट यहाँ से पास होगी तो ये बन गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बन गई प्लेन polarized light. Light has been passed through a Nicol prism
लाइट जो है नाइकोल प्रिज्म से पास होती है और अदर पोलराइजिंग मीडियम, so that all of the vibration are in same plane, mean जो लाइट की मैनी डायरेक्शन है, जो ऑर्डिनरी लाइट हैज मैनी डायरेक्शन, इसकी मैनी डायरेक्शन है, मैनी डायरेक्शंस। ऑर्डिनरी लाइट हैज मैनी डायरेक्शन। जब ये नाइकोल प्रिज्म से पास होती है, दिस इज द नाइकोल प्रिज्म, इसको हम नाइकोल प्रिज्म कहते हैं, नाइकोल प्रिज्म। इससे जब ये पास होती है तो इट चेंज इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये वाली, दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब दिस इज यूज्ड टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कैरल कंपाउंड। कैरल कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी इस्तेमाल करने के लिए ये लाइट इस्तेमाल। एन इंस्ट्रूमेंट, पोलैरिमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल एक्टिविटी इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हो उसको पोलैरिमीटर कहते हैं। अ सिंपल पोलैरिमीटर कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, पोलराइजिंग लेंस, ये पोलराइजर कहता है, पोलराइजर, इसको पोलराइजर कहते हैं, ये वाला पोलराइजर। सैंपल ट्यूब, ये सैंपल ट्यूब है, सैंपल कंपार्टमेंट कहलाता है। एंड एनालाइजिंग लेंस, एक लेंस होता है, इसको एनालाइजर कहते हैं। देन दिस इज द डिटेक्टर, हम डिटेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो दो तरह के पोलैरिमीटर इस वक्त मौजूद हैं। वन इज डिजिटल पोलैरिमीटर एंड अदर इज द मैनुअल पोलैरिमीटर। इन मैनुअल पोलैरिमीटर वी यूज सेल्स, ये सेल्स पड़े हैं पोलैरिमीटर के, ये स्मॉल और लार्ज दोनों सेल्स हैं। डिजिटल में तो हम सैंपल प्लेस करते हैं, वी गॉट डिफरेंट वैल्यूज ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे हमें बहुत तरह की वैल्यूज मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इधर इसको देखना पड़ता है आँख के जरिए। यहाँ से हम इसको देखते हैं आई के जरिए कि ये जो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे देखना होता है। डिजिटल और मैनुअल में थोड़ा सा फ़र्क है कि मैनुअल हम खुद हैंडल करते हैं, डिजिटल हमें ऑटोमेटिक कर देता है। अब ये होल स्टोरी है पोलैरिमीटर के बारे में कि पोलैरिमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल एक्टिविटी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हो उसको पोलैरिमीटर कहते हैं। तो इसमें जो इसके पार्ट्स हैं, लाइट सोर्स है, पोलराइजर है, सैंपल कंपार्टमेंट है और एनालाइजर है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सैंपल के बारे में पता है तो उसको मेजर करना आसान हो जाता है। मींस अगर हम कहते हैं कि सैंपल है उसमें सिर्फ एक एनंशुमर है, वन एनंशुमर, वो ऑप्टिकली प्योर है, तो उसकी हमें मेजरमेंट आराम से मिल जाएगी, पोलैरिमीटर हमें उसकी दे देगा। अगर मोर देन वन एनंशुमर है किसी सैंपल के अंदर, तो अगर उसमें है रेसमिक मिक्सचर, अगर रेसमिक मिक्सचर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। रेसमिक मिक्सचर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर किस सैंपल के अंदर, अगर विद इन द सैंपल वन एनंशुमर इज इन एक्सेस, अगर कोई एक एनंशुमर एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में है दूसरे एनंशुमर से, तो उससे हमें एनंशुमेरिक एक्सेस पता चलती है, परसेंट एनंशो के कौन सा ज़्यादा, जो ज़्यादा रोटेट कर रहा होगा हम कहेंगे ये वाला ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। तो मीन्स जो पोलैरिमीट्री है ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव
दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है टेक्निक। इनैंशियोमेरिक एक्सेस की बात करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, क्योंकि जब वो सिंथेसाइज कर रहे थे एट द सेम टाइम दे गॉट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। समटाइम्स एक कैरल सेंटर के ऊपर दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दोनों इनैंशियोमर बन रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त ये कैलकुलेशन करनी होती है। ऑप्टिकल प्योरिटी और इनैंशियोमेरिक एक्सेस ऑफ अ सैंपल कैन बी डिटरमाइंड, हम इसको ऐसे इस्तेमाल, परसेंट इनैंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू परसेंट इनैंशियोमर 1 माइनस परसेंट इनैंशियोमर 2, 100 into concentration of mixture 1 divided by concentration of mixture 2, pure sample. Enantiomeric percent excess is equal to 100 into major enantiomer minus minor enantiomer divided by major enantiomer plus minor enantiomer. अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कंसंट्रेशन शो कर रही हैं। आपको सिंपल बताऊं कि इनैंशियोमेरिक एक्सेस को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेजर इनैंशियोमर की कंसंट्रेशन है उससे हम माइनर को माइनस करते हैं और उस पूरे को हम कंसंट्रेशन जो बोथ की होती है मेजर और माइनर दोनों को उनको जमा करते हैं, जमा करके उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो वही गॉट इनैंशियोमेरिक एक्सेस वेयर मेजर का enantiomer is equal to concentration of the major enantiomer. Minor enantiomer means concentration of minor enantiomer. Minor enantiomer. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Students must take interest to know the enantiomeric excess कि sometimes enantiomeric excess मालूम करना पड़ जाती है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, 100 into major enantiomer concentration of major enantiomer minus concentration of minor enantiomer divided by concentration of major plus concentration of minor enantiomers. So we got enantiomeric excess. We have example. Consider that S-bromobutane, फर्ज किया हमारे पास एक S-bromobutane है, has a specific rotation of plus 23.1 degree and R-bromobutane has a specific rotation of minus 23.1 degree. Determine the optical purity of a racemic mixture. तो यहाँ पे हमने ऑप्टिकल प्योरिटी मालूम करनी है ऑप्टिकल मिक्सचर की. द स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा of the racemate is expected to be 0 since the effect of one enantiomer cancel the other. इसकी वजह यह है कि जितना माइनस है उतना ये प्लस है. बोथ है इक्वल इन कंसंट्रेशन. अगर इनैंशियोमर में मिक्सचर के अंदर इनैंशियोमर्स की कंसंट्रेशन एक हो तो हम ये समझते हैं कि इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी. तो इसमें जो ऑप्टिकल प्योरिटी है वो ज़ीरो होगी. उसकी रीज़न ये है कि उसमें जो ऑब्जर्व रोटेशन है, जो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फ़ा, वो आती है 0. जब हम 0 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट दिस, हमें ये जवाब मिलेगा. तो इससे पता चलता है कि अगर इनैंशियोमर इक्वल अमाउंट में हूँ, अगर इनैंशियोमर इक्वल अमाउंट में हूँ तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं और नेट रिजल्ट जो ऑप्टिकल प्योरिटी का परसेंटेज है वो 0 मिलता है. दिस इज वन. इन अदर एग्जांपल, which isomer is dominant and what is the optical purity of a mixture of R and S bromobutane whose specific rotation was found to be 9.2 degree. अब ये आंसर है इसका देना है. The
negative sign tells indicate that the R enantiomer is the dominant one. Means इससे पता चलता है जो R enantiomer है वो dominant है. अब देखें, we have to put the value of alpha. Alpha value is here 9.2 डिग्री. ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. अब क्या होगा, इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमने देखना है कि रिजल्ट क्या आता है. दिस इज द 40%. मीन्स ऑप्टिकल प्योरिटी जो इसके अंदर है वो कितनी है, 40%. दिस इंडिकेट्स अ 40% एक्सेस ऑफ आर. तो ये शो कर रहा है कि इसमें जो R है, ये वाला R, ये 40% एक्सेस में है एज कंपेयर टू S के मुकाबले में ये 40% एक्सेस में है. तो ये दूसरा हमारा प्रॉब्लम हो गया. थर्ड है, व्हाट इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर. अगर हमें कंपोजिशन मालूम करनी हो परसेंट, तो उसका द 60% लेफ्ट ओवर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मस्ट बी इक्वल अमाउंट्स ऑफ बोथ R and S bromobutane. The excess 40% is all R, so there is a total of 70% R and 30% S enantiomer. अगर हम दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे तो उसमें हमने ये देखना है कि उसमें जो बचा है वो 60% बच गया. The 60% left over which is optically inactive must be equal amounts of both R and S. जो हमारे पास बना है वो है 40%. अब जो 60% था वो दोनों का होगा. ये R का था, ये दोनों R और S दोनों का हो सकता है 60%. अब होता क्या है, the excess 40% is all R, so there is a total of 70% R. हम यहाँ से परसेंटेज निकालते हैं. टोटल ये बनता है तकरीबन, सपोज टू बी ये 100 है, 100%. 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100%. अब 40 का जब परसेंटेज निकालेंगे और 60 की परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये होगा हमारे पास 70%. The R is the total. The excess 40% is all R, so there is a total of 70% R and 30% S. जो 30% होगा वो इसका निकलेगा, क्योंकि इसमें जो है ये वाला फैक्टर आ रहा है. मीन्स इसमें देखें 60 में R भी है और S भी है, तो 60 में से वो निकालें तो 30-30 बनेगा. 30 एक का, 30 दूसरे का. अब ये टोटल 60 बन रहा है. अब इसमें से जब 30 प्लस 40 करते हैं, इट मेक्स अबाउट 70%. तो 70% इसमें जो है वो देखें, 40% हमारा आया था प्लस 30% जो लेफ्ट ओवर था R. ये बनेगा हमारा टोटल 70%. टोटल 100% 70 से बाकी बचेगा जो 30% क्या होगा, S होगा. इसलिए 70% जो है वो R है और 30% जो है ना वो क्या है, S enantiomer. 30% S enantiomer है. तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन. अब बात आती है कि जब हम सैंपल को ट्यूब में रखते हैं
तो हम क्या चीज़ देखते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस साइड पे रोटेट कर रही है। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे तो उसको हम प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज। डू नॉट कंफ्यूज विद द डी। यहाँ पे आप डी के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये कन्वेंशन है। दिस इज कन्वेंशन। हम इसको कोरिलेट करते हैं रिलेटिव कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना है इसके साथ, डी स्मॉल डी को कैपिटल डी के साथ। सिमिलरली लीवर रोटेटरी, जब लीवर रोटेटरी की बात करते हैं, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कहलाएगा मैनस में आएगा उसका जवाब, तो उसको कहेंगे लीवर रोटेटरी। इसको भी कैपिटल एल के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये भी कन्वेंशन है, कन्वेंशन। हम यहाँ पे कन्वेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटल मालूम नहीं करते हैं, जस्ट ड्रॉ ऑन द पेपर। The angle of rotation of plane polarized light by an optically active substance is proportional to the number of atoms in the path of the light. अब जो एंगल ऑफ रोटेशन है ऑफ प्लेन पोलराइज्ड है बाय ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम, कि उसके रास्ते में कितने नंबर ऑफ एटम आए हैं जो लाइट पास हो रही थी, तो उसकी उतनी ऑप्टिकल रोटेशन आती है। ये प्लस डी लैक्टिक एसिड है, ये माइनस एल लैक्टिक एसिड है। अब ये जो प्लस और माइनस का चक्कर है, ये सिर्फ और सिर्फ डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी के लिए है। अब प्लस के साथ समटाइम्स कैपिटल डी लिखा होता है, समटाइम्स माइनस डी भी होता है, तो ये कन्वेंशन है। लेकिन स्मॉल के साथ प्लस होगा और इसी तरह माइनस के साथ स्मॉल एल होगा। इसी तरह प्लस एल भी हो सकता है कैपिटल, माइनस कैपिटल भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल है, हैं। तो ये कन्वेंशन है, इसको इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये जो डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी है, ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड रिजल्ट्स होते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं। ये एग्जांपल थी प्लस और माइनस लैक्टिक एसिड की, ये ऑन द बेस ऑफ दिस स्टीरियो सेंटर, इस स्टीरियो सेंटर के मुताबिक हम इसको, ये कैरल है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ से हम मालूम करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय ए 1 ग्राम सैंपल इन ए 1 डेसीमीटर क्यूब। इसमें हम जो सोडियम डी लैंप इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है 589 माइक्रोफराड होती है, या नैनोमीटर भी इसको कहते हैं। अब ये फिक्स्ड है, सोडियम डी लैंप, इसको लाइट सोर्स है, दिस इज द लाइट सोर्स, सोडियम डी लाइन। सोडियम डी लाइन इज द लाइट सोर्स, ये इसका लाइट सोर्स होता है। तो ये फार्मूला है स्पेसिफिक रोटेशन का। अल्फा डी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन, इसको हम कहते हैं, ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन, लेंथ पाथ लेंथ, डी कंसंट्रेशन, ये जो है इसको हम पाथ लेंथ कहते हैं। प्लस एलानीन अल्फा डी इज इक्वल टू प्लस 8.5, माइनस लैक्टिक एसिड अल्फा डी इज इक्वल टू माइनस 3.8।
Specific rotation depends on the nature of the substance. मीन जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस की नेचर के ऊपर, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, concentration of the solution, the concentration of solution is very important, thickness of the layer, nature of the solvent, temperature at which experiment is conducted. These are the factors. इनको हम कहते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक रोटेशन इफेक्ट होती है। फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो द फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स हैं सारे, ये सब के सब फैक्टर्स हैं। स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, concentration of solution, thickness of the layer, nature of the solvent and temperature at which experiment is conducted. पहले भी हम before this I have given a detailed lecture on the chiral molecules, chiral to asymmetric center. Chirality is not reserved just for objects, molecule can be chiral. कि ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। जैसे मैंने बात की थी कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैंडेडनेस, जैसे आपकी जुराब सॉक्स हैं, जो आपके हैंड्स हैं, जो आपके फीट्स हैं, ये क्या हैं? आपस में कैरल हैं, क्योंकि ये मिरर इमेज है दूसरे का, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो इसको कैरल तो एसिमेट्रिक सेंटर भी कहलाता है। Chiral molecules generally molecules containing an asymmetric center. ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर asymmetric center हो उनको chiral molecules कहते हैं। Asymmetric center tetrahedral atom bonded to 4 different groups indicated with a steric. हम इसको steric से शो करते हैं कि ये chiral center है, जैसे ये वाला है, एन एसिमेट्रिक सेंटर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सेंटर, इसको एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि ऐसा सेंटर जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों तो उसको chiral सेंटर कहेंगे। जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यू कैन सी इन द बॉल एंड स्टिक मॉडल कि इसमें भी मुख्तलिफ कलर के जो दिखाई हैं कि 1, 2, 3, ये 4, तो ये एसिमेट्रिक सेंटर बन रहा है। तो इसमें भी देखें इन दीज मॉलिक्यूल्स यू मस्ट 4 एक्टानोल, तो 4 पोजीशन के ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 के ऊपर स्टीरियो सेंटर है, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 के ऊपर स्टीरियो सेंटर है, तो इनके हम आराम से बता रहे हैं कि किन कंपाउंड में। अब ये जो स्टीरियो सेंटर होता है या एसिमेट्रिक सेंटर होता है, इसके बगैर ऑप्टिकल एक्टिविटी हम मेजर नहीं कर सकते। अगर किसी कंपाउंड के अंदर स्टीरियो सेंटर ना हो तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, उसको ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, तो उसकी एक्टिविटी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन का। अब जो हम बार बार बात कर रहे थे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, जो पहले लेक्चर हमने बताया था, तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस होती है। तो उससे हमें जो पता चलता है वो है कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर स्टीरियोसोमर इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स की अरेंजमेंट इन स्पेस, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर स्टीरियोसोमर इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2 मेथड हैं, वन इज absolute configuration, this is RS system, other is relative configuration, this is DL system. These are 2 different terminologies which are used to determine the configuration at the chiral center. chiral center के ऊपर configuration मालूम करने के लिए
हम दो मेथड, वी अप्लाई टू मेथड्स टू डिटरमाइन द Chiral center in the molecule. One is absolute configuration and other is the relative configuration. In absolute configuration, we use the term R. R means rectus, S means sinister. Rectus means right, clockwise. Sinister means anti-clockwise, counterclockwise. Similar relative terms are D and capital D and capital L. These are different than small d and small l. Don't confuse these terminologies with the dextro and lever rotatory. मीन ये जरूरी नहीं है कि कंपाउंड लीवर रोटेटरी हो तो वो एल सिस्टम देगा, नो। ये जो एल है ये कन्वेंशन है, ये डी भी एक कन्वेंशन है। जस्ट ऑन द पेपर हम कोरिलेट करते हैं। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि कोरिलेट करना, रिलेटिव कि इससे पहले हमने कंपाउंड एक मालूम किया था, उसकी आर थी, वो भी इसी तरह का कंपाउंड था, तो इसकी आर हो सकती है, ऐसा इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसलिए हम इसको डी के पहले मैं बता चुका हूँ, डी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं ये, और ये कन्वेंशंस हैं। इसी तरह प्लस एल भी हो सकता है और माइनस एल भी हो सकता है। Absolute configuration, the absolute configuration at a Chiral center in a molecule is a time independent and unambiguous symbolic description of the spatial arrangement of ligands groups bonded to the Chiral center. इसको absolute configuration कहते हैं। You can see the Chiral center in 1 and 2 they are the same ligands. अब ये दो मॉलिक्यूल हैं, एक ये है और एक नंबर 1 और नंबर 2, A B D E, इसमें भी A B D E, A B D E. However, 1 and 2 are not superimposable on each other. आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये कभी भी सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, मीनिंग दैट the arrangement of ligands around the chiral center in 1 and in 2 is different. 1 and 2 are mirror images of each other, meaning that the arrangement of ligands around the chiral center in 1 is the exact opposite of that in 2. Chiral centers in 1 and 2 are said to have opposite absolute configurations according to R's convention. If the absolute configuration at the chiral center in 1 is R, that at the chiral center in 2 is S or vice versa. Means इस chiral center के ऊपर जो इसकी configuration है वो मुख्तलिफ है। इनैनशोमर है, एक R है और एक S है। The relative configuration is the experimentally determined relationship between two enantiomers. ये पहले कह रहा हूँ कि experimentally determined, पहले ही एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हमने कहा था कि ये जो enantiomer है ये उससे मुशाबहत रखता है between two enantiomers, even though we may not know the absolute configuration. The sign of rotation of plane polarized light by enantiomer is not easily related to its configuration. This is true even for substances with very similar structure. Thus, given lactic acid with a specific rotation plus 3.82 and methyl lactate with a specific rotation minus 8.25, we cannot tell from the rotation alone whether the acid and ester have the same or different arrangement of groups about the chiral center. Their relative configuration has to be obtained by other means. अब जो relative configuration है वो हम दूसरे मीन से भी मालूम कर सकते हैं। These are the examples. इन एग्जाम्पल से हमें ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन अब ये आपस में
इनैंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। इसी तरह D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखें यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये जो L का मतलब ये जो OH ग्रुप है ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, अब यहाँ पे जो OH है ये राइट साइड के ऊपर है, इसलिए प्लस भी है और D भी है। अब ये लेफ्ट भी है और माइनस भी है, तो इस तरह की कोरिलेशन हम इनको रिलेटिव एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल, D plus glyceraldehyde was defined as being D because the OH group attached to the C2 is on the right hand side of the molecule when drawn in its correct Fisher projection, in which the CHO group appears at the top. Its enantiomer L minus glyceraldehyde was defined as L because the OH group is on the left hand side. अब जो वही बात ये बता रहा है, जो D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है फिशर प्रोजेक्शन में, इसका जो OH है वो राइट साइड पे है, और L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो फिशर प्रोजेक्शन में जो OH है वो लेफ्ट साइड पे है। Similarly, in carbohydrates in general, the OH group attached to penultimate carbon atom in the chain determine the assignment of D or L. Thus, plus glucose has D configuration and plus ribose has L configuration. आप यहाँ देखें, ये जो OH है this is on the right side, इसलिए D प्लस ग्लूकोज है, जबकि राइबोज की बात करें, ये जो OH ग्रुप है, ये जो पेनल्टीमेट कार्बन है, सेकंड कार्बन कहलाता है, सेकंड कार्बन, ये पेनल्टीमेट कार्बन है, दिस इज द इन दोनों कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टी पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन शो कर रहा है L प्लस राइबोज का, आप देखें यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो अगेन लेफ्ट साइड के ऊपर है, लेकिन इसका जो साइन है वो प्लस है। The notation was extended to amino acid. Add enantiomers are those in which the NH2 group is on the left hand side of the Fisher projection, in which the carboxyl group appears at the top. Conversely, the D enantiomers are those in which the NH2 group is on the right hand side. Thus, plus alanine and minus serine are L amino acids. अब देखें जो L प्लस एलानिन है, L माइनस सेरीन है, अब इसका डिपेंड नहीं कर रहा कि ये जो NH2 ग्रुप है, देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड पे है, ये इसका राइट साइड पे है, लेकिन इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो ये कन्वेंशंस हैं, इसलिए कन्वेंशंस जस्ट कोरिलेट करते हैं। दीज आर द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। The introduction of RS nomenclature, the name to name the enantiomers of a compound unambiguously, their names must include the handedness of the molecule, कि मॉलिक्यूल के अंदर हैंडनेस होनी चाहिए, मॉलिक्यूल कैरल होना चाहिए। पहले जो प्रॉपर्टी है इंट्रोडक्शन में कि अगर RS नॉमेनक्लेचर की बात करें तो उनमें हैंडनेस होना जरूरी है। द मेथड फॉर दिस इज फॉर्मली नोन एज RS नॉमेनक्लेचर। तो इस मेथड का हम RS nomenclature. The method of unambiguously assigning the handness of a molecule was originated by three chemists, R.S. Kahan, C. Ingold, and V. Parilag, and as such is also often called Kahan-Ingold-Parilag rules. इनको CIP भी कहते हैं, CIP. In addition to the Kahan-Ingold-Parilag system, there are two ways of experimentally determining the absolute configuration of an enantiomer. X-ray diffraction analysis note that there is no correlation between the sign of notation and the structure of the particular enantiomer.
chemical correlation with a molecule those structure has already been determined by X-ray। अब जो X-ray से हम स्ट्रक्चर मालूम करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो एब्सोल्यूट होती है, हमें आराम से पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पड़ा है, कौन से ग्रुप की डायरेक्शन कौन सी है। Kahan involved Paglag sequence rule RS notational system assigning the absolute configuration। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। यूज द Kahan involved Paglag priority rule to assign the priority, कि हमने प्रायोरिटी सेट करनी है 1 through 4, जो 4 ग्रुप 4 different groups are attached to a central carbon atom, then we will set the priority। हम प्रायोरिटी सेट करेंगे कि कौन सा ग्रुप पहले नंबर पे है, कौन सा ग्रुप दूसरे नंबर पे है और कौन सा ग्रुप तीसरे पे और सिमिलरली कौन सा चौथे पे है। ओरिएंट द मॉलिक्यूल सो दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी आइटम इज इन द बैक अवे फ्रॉम यू। हमने ऐसे ओरिएंट करना है जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हमसे दूर चला जाए, मीन्स अवे फ्रॉम अस। लुक एट द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स ऑफ प्रायोरिटी 1 to 3। If the remaining 3 groups are arranged so that the priorities 1, 2, 3 are in clockwise fashion, then assign the Chiral center as R, rectus or right. If the remaining 3 groups are arranged 1, 2, 3 in anti-clockwise, means अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दोनों आ रहे हैं तो उनको हम नाम देंगे, क्लॉकवाइज को देंगे आर का और एंटी क्लॉक को देंगे एस का। Kahan involved Paglag CAP sequence rule number 1, the atom attached to the carbon center with the highest atomic number will be 1 and next to other। मीन्स जो प्रायोरिटी देंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे। We will set as number 1। Sequence rule number 2, if the 4 atoms attached to central chiral centers are not all different, the sequence determined at the first points of difference। मीन्स अगर कार्बन के साथ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, अब रूल क्या करेंगे, अगर यहाँ पे फ्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे आयोडो है, तो रूल इनके मुताबिक सेट होगा। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी आयोडो वाले को, उसके बाद ब्रोमो वाले को, उसके बाद क्लोरो वाले को, उसके बाद फ्लोरो वाले को। तो ये सीक्वेंस रूल है। मीन्स अगर सिमिलर ग्रुप अटैच हों तो सेकंड वाले ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे कि सेकंड की क्या। अब ये एग्जांपल है, इस स्लाइड में देखें, इसमें कि ओरिएंट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे। अब सबसे पहले ऑक्सीजन को हम नंबर 1 देंगे, कार्बोक्सिल को नंबर 2 देंगे और मैथल को 3 देंगे और 4 जो होगी वो हाइड्रोजन है। अब हमने क्या किया है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है हमने जस्ट चेंज किया, इंटरचेंज किया है, मीन जो लोएस्ट को अवे किया है। अब 1, 2, 3। अब ये देखें, ये जो साइकिल बन रहा है ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। इसी तरह यहाँ पे देखें 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ओरिएंट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे जब हम उसको करेंगे तो ये 1 होगा, 1 के बाद ये 2 होगा, तो ये होगा काउंटर क्लॉकवाइज, ये होगा S। तो ये दोनों इनांशो मारा हैं। अब यहाँ पे आप आराम से नजर आए कि राइट टर्न ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, कि ये इसका राइट टर्न है, ये इसका राइट टर्न है और ये इसका लेफ्ट टर्न है। यहाँ पे नंबरिंग के मुताबिक हमने देना है 1, 2, 3, 4। अब लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो 1 के ऊपर है तो हमने उसको नीचे लेके जाना है। जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो 4 है, 4 को हमने बैक की तरफ लेके जाएंगे तो ये R कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। इसी तरह इस केस में भी जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको बिहाइंड द प्लेन रखना है, मीन्स अवे फ्रॉम यू। डॉटेड लाइन से जो शो होती है ये लोएस्ट प्रायोरिटी को के लिए हमें करना होता है। अगेन दिस इज द एग्जाम्पल कि आपने प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है।
हाउ यू विल सेट द प्रायोरिटी फॉर द कैरल सेंटर। ये कैरल सेंटर है, यहाँ पे भी ये कैरल सेंटर है और यहाँ पे भी कैरल सेंटर है। तो अब देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह अब इसका 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसको देखें तो ये ऐसे आ रहा है, ये राइट क्लॉकवाइज है। इसकी जो डायरेक्शन बन रही है क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी वाला होगा वो होगा S, जो क्लॉक वाला होगा वो होगा R। तो जो मुख्तलिफ किस्म आपको, we will give you more example so that you can do your practice. This is another example you can see, or this is the minus lactic acid, this is the plus lactic acid. Now you can see it is not compulsion that if the configuration is R, it should be rotated with means dextrorotatory, and if it is S enantiomer, it will be lever rotated. It is not compulsion. अब you can see कि यहाँ पे जो हमारा R enantiomer है, तो हम इन प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1, 2, 3, 4। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा R, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह इसका जो S enantiomer है, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। लोएस्ट प्रायोरिटी को फिर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो डेफिनेटली इसकी जो बनेगी वो S बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो ये होता है प्लस लैक्टिक एसिड और ये है माइनस लैक्टिक एसिड। तो माइनस और प्लस का जो आपस में कोरिलेशन है वो R और S के साथ बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी का देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवर रोटेटरी विद R configuration and S configuration. The right hand and the left hand nomenclature is used to name the enantiomers of a chiral compounds. The stereo centers are labeled as R or S. आप देखें ये 1, 2, 3, 4 ये S है, 1, 2, 3, 4 ये R है. Consider the first picture. A curved arrow is drawn from the highest priority substituent to the lowest priority substituent. If the arrow points in the counterclockwise direction left when leaving the 12 o'clock position, the configuration at the stereo center is considered as sinister, Latin mean left. ये जो sinister है ये Latin word है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है. If however the arrow points clockwise right when leaving the 12 o'clock position, then the stereo center is labeled R rectus Latin right. The R or S is then added as a prefix in the parenthesis to the name of the enantiomer of the interest. अब स्टीरियो सेंटर्स हैं, अब ये स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर है, हम इनको नॉमेनक्लेचर के तौर पे कैसे करेंगे? The right hand and the left hand nomenclature is used to name the enantiomer of chiral compound. The stereo center are labeled as R or S enantiomer. ये R enantiomer भी हो सकता है, S enantiomer भी. नेमिंग की बात करते हैं, assigning the properties of to the group naming enantiomer और इस सिस्टम में जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ऑक्सीजन फ्रॉम CH2OH is equal to 16, कार्बन फ्रॉम CH2CH अटैच टू कार्बन ये 12 होता है, कार्बन फ्रॉम द CH3 अटैच तो ये भी 12 है, हाइड्रोजन 1 है. तो प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे? ये इथाइल है जमा इसके साथ
दूसरा कार्बन होगा, इसके साथ सिंगल एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। तो सम एग्जाम्पल ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये जो ग्रुप होगा ये हाईएस्ट होगा और ये जाएगा लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसी तरह ये भी लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जा रहा है, ये प्रायोरिटी जो आ रही है आपकी। मीन्स ऑक्सीजन को पहले देंगे प्रायोरिटी, उसके बाद इसी तरह जो नेक्स्ट ग्रुप अटैच है उसको प्रायोरिटी कहते हैं। इन ग्रुप में देखा है येस्ट अल्डिहाइड को दे रहे हैं, फिर अल्कोहल को दे रहे हैं, फिर अल्कीन को, फिर अल्केन को, ये बेस्ट प्रायोरिटी। तो ये सीक्वेंस रूल है कि प्रायोरिटी जब तक सेट नहीं करेंगे उस वक्त हम CO सेंटर को नाम नहीं दे सकते। तो इसमें देखें अगर प्रायोरिटी सेट करें तो ये पहले नंबर पे आएगा, फिर ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे। तो इसकी जो डायरेक्शन बनेगी 1 2 3 4, तो ये आपका होगा अगेन दिस इज क्लॉकवाइज आर एन अंशुमान, ये आर एन अंशुमान। X-ray diffraction analysis note that there is no correlation between the sign of rotation and the structure of the particle enantiomer. Chemical correlation with the molecule whose structure has already been determined by X-ray diffraction. However, for non-laboratory purpose, it is beneficial to focus on the RS system. The sign of optical rotation, although different for the two enantiomer of chiral molecule at the same temperature, cannot be used to establish the absolute configuration of an enantiomer. This is because the sign of optical rotation for a particular enantiomer may change when the temperature changes. Now look at the examples of plus glyceraldehyde. Here you can see that the priority order is set as OH will get first priority 1, then aldehyde, then CH2OH, then hydrogen will get fourth priority. तो ये priority order है. According to this priority we give the notation, either it is R or S. If we look at this 1 2 3, then this is clockwise, means this is rectus R. Similarly for serine, the order of priority of the groups is NH2. आप इसमें NH2 will get top priority 1, then carboxylic acid, then alcohol, and then hydrogen. This is then we will see that the configuration is S. This is another example through which we can determine the configuration of the compounds. अब नेमिंग के लिए I have given an example. There is need to draw the structure of this compound with assigning the stereochemistry the chiral centers. Try, if you understand the lectures, to draw the structure of both R2 bromobutane and S2,3 dihydroxypropanol, and also draw its other S enantiomer and its R enantiomer. Then तो आपने इनकी एनांशियोमर S और R दोनों एनांशियोमर ड्रा करने हैं। इसका R का S भी ड्रा करना है, S का R एनांशियोमर भी ड्रा करना है। दिस इज योर क्विज फॉर द टुडे लेक्चर। दिस इज R and S configuration of the natural alanine. You can see that this is R enantiomer and this is S enantiomer. Both are mirror image, non-superimposable mirror image. That is why both are enantiomers. Both enantiomers of alanine receive the same name in the IUPAC system, 2-amino-propanoic acid. अगर हम बात करें तो इसको 2-amino-propanoic acid कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ होता है इसके कैरल सेंटर के ऊपर। इस कैरल सेंटर के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज जाती हैं। Only one enantiomer is active in alanine. Only left enantiomer can be metabolized by the enzymes. अब निज़ाम कुदरत है कि इन दोनों में सिर्फ लेफ्ट एनांशियोमर जो है ये वाला ये एक्टिव है, सॉरी दिस वन इज नेचर एलानिन, इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव। ये जो अननेचर एलानिन है ये मेटाबोलाइज नहीं होता एंजाइम से, तो ये डिपेंड करता है
एंजाइम्स के ऊपर कि किसको मेटाबोलाइज करते हैं, क्योंकि एंजाइम के रिएक्शन जो होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। अगर वो आर को पॉइंट आउट करेंगे तो आर के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर उनको एस का पता ही नहीं चलता एंजाइम को तो एस के साथ रिएक्शन कभी भी नहीं होगा, इसलिए एंजाइम के रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। नीड टू वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, इनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। Kahan-Ingold-Prillag convention, enantiomers have different spatial arrangement of 4 groups attached to the asymmetric carbon. The 2 possible spatial arrangements will be called configurations. अगर 2 possible spatial arrangement तो उसको हम configuration कहेंगे। Each asymmetric carbon atom is assigned a letter R or S based on its 3-dimensional configuration. Kahan-Ingold-Prillag convention is the most widely accepted system for naming the configuration of chiral centers. RS configuration, again here we will assign the relative priority to each group bonded to the asymmetric carbon. Group 1 would have the highest priority, group 2 second. Atom with higher priority, atomic number receive higher priorities. आप इसमें देखें ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ है, हाईएस्ट टू ये लोएस्ट की तरफ है। This is another example in which atomic number of fluorine is greater than nitrogen. Then we will set 1, 2, 3, 4. 4 is the again. So अगर आप इसको देखें तो 1, 2 like this. This is R enantiomer. RS configuration, breaking ties. In case of ties, use the next atom along the chain of each group as a tie breakers. Means अगर उसके साथ सिमिलर ग्रुप अटैच हैं तो नेक्स्ट को देखेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रोमो ज़्यादा है, फिर क्लोरो, फिर मिथाइल है, फिर इसको देंगे। डिपेंड करता है कि नेक्स्ट ग्रुप कौन से अटैच हैं। RS configuration मल्टीपल बॉन्ड्स अगर हैं तो the treat double and triple bond as if each were a bond to a separate atom. अगर ये मुख्तलिफ ग्रुप के साथ अटैच हैं तो हम उनको मुख्तलिफ ब्रेक एंड डुप्लीकेट, हम इसको तोड़ेंगे और इसको 2 दफ़ा नाम देंगे। इसी तरह ब्रेक एंड डुप्लीकेट लाइक दिस। अगर यहाँ पे जो 3 डबल बॉन्ड हैं, अब देखें इसका मतलब है ये 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो कार्बन 1 काउंट होगा, नाइट्रोजन 1 काउंट होगा। इसी तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन 1 बॉन्ड फिर दूसरा बॉन्ड, ये तो मौजूद है अपनी जगह पे। कार्बन ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का होगा, 1 कार्बन का होगा। तो इस तरीके से हम इनको प्रायोरिटी। Working in 3D rotate the molecule so that the lowest priority group is in the back. Lowest priority देखें ये बैक पे चला गया, ये अगेन lowest priority बैक पे है। lowest priority will get at the back. तो इससे पता चलेगा ये आपका R है और ये क्या है, S enantiomer है। Draw the arrows from the highest to the lowest. हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ हम एरो ड्रा करेंगे। क्लॉकवाइज होगा तो R, काउंटर क्लॉकवाइज तो S। अगेन ड्रॉ एन एरो फ्रॉम ग्रुप 1 टू दी आप। You have to set the priority is set and you draw the clockwise or counterclockwise according to the। अगर यहाँ पे आप ग्रुप 4 को इग्नोर कर सकते हैं तो आराम से आप इसकी प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। यू हैव टू असाइन द प्रायोरिटी, दिस इज योर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, मीन एस है, मीन्स ये 1, 2, 3 ये एस है आएगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज 1, 2 ये 3 काउंटर क्लॉकवाइज। Another example, when rotating to put the lowest priority group in the bag, keep one group in place and rotate the other 3। एक को हम
रखेंगे, दूसरे को रोटेट करेंगे, तो इससे भी हमें आराम से इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगी। आप देखें तो ये क्या है, अगेन दिस इज द R1 clockwise, मीन्स की डायरेक्शन है वो क्या है, clockwise आ रहा है। If the lowest priority atom, usually hydrogen, is oriented toward you, you don't need to turn the structure around. You can leave it as it is with hydrogen toward you and apply the RS rule backward. This is the example. This is priority 1, this is priority 2, this is priority 3, and then priority 4. Then you will see there's 1, 2, 3, 4. Again this is counterclockwise, this is S, ये counterclockwise, ये S. There's need to solve the problem according to the priority rules which I have told you. Dear students, we have thoroughly studied about the RS DL convention, small d dextroproprietary and oligoproprietary all this lecture. This is all about the nomenclature of the stereo centers which is in our syllabus. If you have any problem, you can discuss with me. Thank you. Allah Hafiz.